यूजलेस जेम माना जाता था, कचरे की तरह फेंक दिया गया था। शायद उसकी किस्मत भी वही होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसका क्रॉस सेक्शन देखा, बिल्कुल स्मूथ और माचा जली की तरह हरा, मेरे दिमाग में एक पागलपन भरा आइडिया आया। बिना एक सेकंड सोचे मैंने सबके सामने उसे खा लिया। पूरी स्कूल को लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। उन्हें क्या पता था कि मैंने अभी अभी खुद से कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब मेरे पास अपने ही शरीर पर पूरा कंट्रोल था। उसी वक्त मैंने खुद को कमांड दिया, 500 पुशअप्स करो। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि दूसरे जेम की एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद मुझे इस दुनिया का सबसे हैरान कर देने वाला सच दिखने वाला था। सब कुछ ऐसे शुरू हुआ। मैंने एक छोटे से चाकू से एक फेंके हुए अवेकनिंग स्टोन को काट दिया। सच कहूँ तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, लेकिन फिर मैंने उस टूटे हुए क्रिस्टल को घूरा और मेरे अंदर कुछ हिल गया। एक अजीब सी क्रेविंग। उसकी कटी हुई सतह बिल्कुल स्मूथ और शीशे जैसी चमकदार थी, गहरे हरे रंग की, बिल्कुल माचा जेली जैसी। रुको, मेरे दिमाग में एक पागल आइडिया फट पड़ा। क्या होगा अगर मैं इसे खुद अब्सॉर्ब कर लूं? टोटल सेल्फ कंट्रोल, अपने ही शरीर पर 100% कमांड, एक ऐसा रास्ता जिस पर आज तक कोई नहीं चला। चलो करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एनर्जी बस डिसिपेट हो जाएगी। मैंने स्टोन उठाया और उसकी एनर्जी को अपने शरीर में गाइड किया। शायद दूसरे जीव इसे रिजेक्ट कर देते, लेकिन मैं नहीं। जैसे ही एनर्जी मेरे अंदर घुसी, एक ऐसा एहसास हुआ जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, जैसे मेरा शरीर और दिमाग एक हो गए हों। काफी देर बाद मैंने आंखें खोली और मन ही मन सोचा, जाओ एक गिलास पानी भर लाओ। सिर्फ एक सेकंड बाद मेरा शरीर अपने आप हिलने लगा। मैं एक तमाशबीन की तरह देखता रहा जब मेरी टांगे बेड से नीचे आई, डेस्क तक गई, कप उठाया और पानी भरा। हर मूवमेंट परफेक्ट थी, रोकना नामुमकिन। इसमें मेरी स्टैमिना लग रही थी, लेकिन मुझे जरा भी सोचना नहीं पड़ रहा था। पानी पीने के बाद मैंने खुद को एक और कमांड दी, 500 पुशअप्स। मेरा शरीर सीधा फ्लोर पर गिरा और तेज रफ्तार से पुशअप्स करने लगा। 1, 2, 100। जब 250 हुए, मेरी मसल्स चीख रही थी और मेरी विल पावर खत्म हो चुकी थी, लेकिन एब्सोल्यूट कमांड के नीचे मेरा शरीर चलता रहा, वो रुका ही नहीं। 500 कंप्लीट। मैं मुंह के बल फ्लोर पर गिर गया, एक उंगली तक हिला नहीं सकता था, लेकिन मेरे चेहरे पर कान से कान तक मुस्कान थी। ये पागलपन है। ये एबिलिटी असल में सेल्फ डिसिप्लिन का अल्टीमेट हैक है। हाँ, अभी के लिए ये काफी यूजलेस लग सकती है, लेकिन कम से कम ट्रेनिंग के वक्त ये मुझे मेरी लिमिट्स के पार ढकेल सकती है। अगली सुबह सूरज उगने से पहले मैं अभी भी सो रहा था, लेकिन मेरी आंखें खुद ही खुल गईं। मेरा शरीर कपड़े पहनकर डॉर्म से बाहर निकल गया। वो ट्रैक की तरफ गया और दौड़ना शुरू कर दिया। ये वही ऑर्डर था जो मैंने खुद को कल रात दिया था, सुबह 4 बजे उठना और दौड़ना। मेरा दिमाग अभी भी सपनों में तैर रहा था, जबकि मेरा शरीर एक प्रिसिशन मशीन की तरह अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रहा था। जब 6 बजे मैं पूरी तरह जागा, तब तक मैं कैफेटेरिया में बैठा हुआ था। मेरे सामने सफेद चावल की पॉरेज का बॉल और 3 स्टीम्ड बांस रखे थे। बुरा नहीं है, मैं मुस्कुराना बंद ही नहीं कर पा रहा था। सच कहूं तो इस जीनियस मूव के लिए मुझे खुद को क्रेडिट देना पड़ेगा। तभी पास में अचानक हल्ला मच गया। LRA, गुड मॉर्निंग गॉडेस, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट ले आया हूँ। मैंने सिर उठाया और तुरंत LRA को पहचान लिया, जो अगले क्लास की स्टूडेंट थी और स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की मानी जाती थी। हर कोई उसका दीवाना था। मेरे पुराने रूममेट भी उनमें से एक थे। मैं आदत के मुताबिक बन चबाते हुए उस तरफ देखा और अगले ही पल मेरी आंखें सिकुड़कर एक बिंदु जैसी हो गई। मैंने तुरंत सिर नीचे कर लिया और पॉरेज पीने का नाटक करने लगा, ताकि अंदर मची तूफान को छुपा सकूं। मेरी यादों में LRA एक पतली और बेहद खूबसूरत लड़की थी, लेकिन जो मैंने अभी देखा वो एक विशाल फॉक्स टाइप अबेरेंट था, 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा, 2 पैरों पर चलने वाला। उसका चेहरा एक मिमिक डिस्गाइज से ढका हुआ था और वो एक लड़की का रूप धारण करके भीड़ के बीच इस तरह चल रहा था जैसे पूरी जगह उसकी हो, और उसके आसपास हर एक इंसान, एक एक करके सब उसे पूरी प्रशंसा और मोह से देख रहे थे, जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो। ये हो क्या रहा है? ज़ेन, गुड मॉर्निंग। वो अबेरेंट मेरे बिल्कुल पास से गुजरा। उसकी आवाज खुरदरी और अजीब थी, फिर भी किसी तरह बाकी सबको वो मधुर लग रही थी। अंदर ही अंदर मैंने खुद पर चिल्लाया, शांत रहो, बस शांत रहो। मैं बिना अपने एक्सप्रेशन बदले सर हिला देता हूँ। मॉर्निंग लारा, शुक्र है वो रुकती नहीं, सीधा आगे बढ़ जाती है। मैं अपनी जिंदगी का सबसे तेज ब्रेकफास्ट खत्म करता हूँ और बिल्कुल नॉर्मल दिखते हुए कैफेटेरिया से निकल जाता हूँ। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है पब्लिक में पैनिक नहीं करना चाहिए। मैं शांत कदमों से मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ता हूँ। मेरा टारगेट है स्टाफ रूम, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुँचता हूँ और ग्लास के पार दिखता हूँ, अंदर का टीचर अपने असली रूप में नजर आता है। वो भी एक एबरेंट है जो डिस्गाइज पहने हुआ है। मैं बिना एक पल रुके सीधा आगे निकल जाता हूँ। टीचर्स पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, ये बहुत बुरा है। एक स्कूल में ही 2 एबरेंट्स, तो फिर पूरे शहर का क्या हाल होगा? आखिर असल में कंट्रोल किसके हाथ में है? मैं एक सुनसान कोने में घुस जाता हूँ और मेरा दिमाग तेजी से सोचने लगता है। मेरी एबिलिटी के बारे में अभी भी बहुत कुछ है जो मैं नहीं समझता। मुझे पूरा यकीन है कि उस क्रिस्टल को अब्सॉर्ब करने से पहले मैं भी सबकी तरह अंधा था, इसलिए यह बदलाव बॉन्ड जेम की वजह से आया है। मैं फिर से हाथ बढ़ाता हूँ, एक नया जेम समन करता हूँ और बिना झिझक उसे अब्सॉर्ब कर लेता हूँ। अगर एक जेम ने मुझे सच देखने की ताकत दी है, तो दूसरा क्या करेगा? बूम! इस बार सब कुछ अलग है। कल मेरा दिमाग और शरीर एक हुए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया मेरे सामने खुल गई हो। मेरी 5 सेंसेस अचानक फटकर बाहर फैल जाती हैं। मेरे आसपास की हर चीज पहले से ज्यादा जिंदा, ज्यादा चमकदार और ज्यादा साफ लगने लगती है। मैं आंखें खोलता हूँ और क्लासरूम में नजर घुमाता हूँ। जब मेरी नजर एक खाली डेस्क पर टिकती है, मुझे एनर्जी का एक बहुत हल्का निशान महसूस होता है, रेसिड्यूअल एनर्जी। फिर मेरी आंखों के सामने एक दृश्य चमकता है। टीचर सामने
लेक्चर दे रहा है। इसी क्लासरूम में एक विशाल फॉक्स चुपचाप एक स्टूडेंट के पास पहुंचता है। उसी वक्त मेरी नजर के सामने ठंडी सी 2 लाइंस उभर आती हैं। स्कैन सक्सेसफुल, एनर्जी स्टेन्ड डेस्क। एक टॉप स्टूडेंट को कभी एक एबरेंट ले गया था और किसी ने नोटिस तक नहीं किया। इस डेस्क ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। मेरा पेट अंदर से सूख जाता है। मैं तुरंत अपनी नजर खुद पर डालता हूँ, घूर कर देखता हूँ। 1 मिनट बाद मेरे सामने टेक्स्ट की लाइंस खुल जाती हैं। स्कैन सक्सेसफुल, कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट ज़ेन, कॉन्ट्रैक्टर ज़ेन, रेस ह्यूमन, पोटेंशियल 3 स्टार्स, लाइफ स्पैन 89, गिफ्ट बॉन्ड जेम, स्टैमिना और मेंटल एनर्जी कंज्यूम करके बॉन्ड जेम बना सकता है। टारगेट के साथ गहरा लिंक बनाता है। टारगेट को तुम्हारी पोटेंशियल और लक का बूस्ट मिलता है। बार बार अब्सॉर्ब करने से तुम्हारी अपनी पोटेंशियल थोड़ी बढ़ती है और 1% चांस होता है नई गिफ्ट अवेकन करने का। एब्सोल्यूट कमांड, तुम अपने कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट यानी खुद पर पूरा कंट्रोल रखते हो। एब्सोल्यूट ओबीडियंस, तुम अपने कॉन्ट्रैक्टर के हर कमांड को बिना सवाल माने फॉलो करते हो। अनस्टेबल स्कैन, बहुत कम चांस के साथ किसी टारगेट की इंफॉर्मेशन स्कैन कर सकता है। दोनों तरफ की स्ट्रेंथ जितनी करीब होगी सक्सेस रेट उतना ज्यादा होगा। ये वाकई काम कर गया। मैं उस पागल स्टैट पैनल को देखता रहता हूँ जहाँ मैं खुद ही कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट भी हूँ और कॉन्ट्रैक्टर भी। मुझे समझ नहीं आता हंसूं या रो दूं। क्या मैं खुद ही अपनी तलवार और अपनी ढाल हूँ? लेकिन अगले ही पल खुशी की एक लहर मुझे अंदर तक भर देती है। ये कोई यूजलेस जेम नहीं है, ये बॉन्ड जेम है। नई गिफ्ट्स अवेकन कर सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज की कोई लिमिट नहीं। बाकी सब लोगों को सिर्फ एक एबिलिटी मिलती है, लेकिन मैं एनर्जी अब्सॉर्ब करता रहूं तो दूसरी, तीसरी और शायद उससे भी ज्यादा एबिलिटीज अनलॉक कर सकता हूँ। अब आखिरकार मेरे पास इस टेढ़ी मेढ़ी दुनिया में खेलने के लिए एक असली ट्रम्प कार्ड है। मुझे सच जानना होगा, क्या पर्ल सिटी वाकई इंसानों का शहर है या फिर डिस्गाइज पहने एबरेंट्स का हंटिंग ग्राउंड? मैं अपनी डेस्क को कभी दूसरी एनर्जी स्टेन्ड डेस्क नहीं बनने दूंगा। दोपहर में मैं जल्दी से कुछ खाता हूँ और कैंपस छोड़ देता हूँ। सारा से मिलने का बहाना बना लेता हूँ, लेकिन मेरा असली टारगेट है पेट्रोल कॉप्स हेडक्वार्टर्स। मुझे देखना है कि इस शहर में कितने मॉन्स्टर्स छुपे हुए हैं। जैसे ही मैं मेन स्ट्रीट पर कदम रखता हूँ मेरी पूरी दुनिया टूटकर बिखर जाती है। एक कोल्ड वेपन शॉप के अंदर एक ह्यूमनॉइड एबरेंट पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा है। वो एक अजीब सा सुनहरा चमकता हुआ सूखा मांस चबा रहा है और साथ में न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। बाकी सब लोगों को वो बस एक आम मिडिल एज्ड आदमी लग रहा है जो स्नैक खा रहा है। मैं अपनी नजर सीधी रखता हूँ और चुपचाप उस पर स्कैन यूज करता हूँ। स्कैन सक्सेसफुल, एबरेंट वेल फॉक्स, गिफ्ट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, रियलिटी इन्वर्जन। तो ये है इसका राज। अब मुझे समझ आ गया कि ये सब कैसे काम करता है। वो लोग लोगों की परसेप्शन को मोड़ सकते हैं, कॉमन सेंस को ओवरराइड कर सकते हैं। अब समझ आया कि किसी को कुछ गलत क्यों नजर नहीं आता। मैं चलना जारी रखता हूँ। पूरी सड़क पर और भी वेल फॉक्सेस नजर आते हैं। कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई छुट्टे पैसे को लेकर झगड़ा कर रहा है, बिल्कुल आम इंसानों की तरह। उनकी इंटेलिजेंस भी इंसानों से कम नहीं लगती। 2 घंटे बाद मैं आखिरकार पेट्रोल कॉप्स हेडक्वार्टर पहुंचता हूँ। भारी सिक्योरिटी, हर तरफ तनाव भरा माहौल। बाहर की शांत दुनिया के मुकाबले में ये जगह बिल्कुल अलग लग रही थी। मैं गहरी सांस लेता हूँ और फ्रंट डेस्क की तरफ बढ़ता हूँ। काउंटर के पीछे यूनिफॉर्म पहना एक स्टाफ मेंबर मुस्कुराता हुआ बैठा है। मैं अपनी आवाज को स्थिर रखता हूँ। हाय, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। काउंटर के पीछे बैठा वेल फॉक्स अपनी खुरदुरी आवाज में पूछता है, किसे ढूंढ रहे हो? मेरे चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आता। सैरा, मैं उसका नाम लेता हूँ। वेल फॉक्स सिर हिलाता है और रिकॉर्ड्स देखने लगता है। कुछ पल बाद वो सिर उठाता है और अपनी गैर इंसानी आंखों से मुझे घूरता है। सैरा अभी बिल्डिंग में ही है, चाहो तो उसे बुला दूं? प्लीज। मैं सिर हिला देता हूँ, लेकिन मेरा दिल डूब जाता है। जैसे ही मैं सिर हिलाता हूँ मेरी गिफ्ट एक्टिवेट हो जाती है। स्कैन सक्सेसफुल, एबर्न, वेल फॉक्स, गिफ्ट्स, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, रियलिटी इन्वर्जन, अननेचुरल ट्रस्ट। मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ जाती है। ये स्कूल वाले फॉक्सेस से ज्यादा ताकतवर है। इसकी एबिलिटीज और भी अजीब हैं और इनसे लड़ना और मुश्किल है। अब मुझे समझ आ गया कि इस दुनिया के इंसान सिर्फ शहरों में छुपकर ही क्यों रह सकते हैं। ये मॉन्स्टर्स पैदा ही हमसे ज्यादा ताकत के साथ होते हैं। तभी कदमों की आहट सुनाई देती है। मैं सिर उठाता हूँ और जबरदस्ती मुस्कुराता हूँ। 2 वेल फॉक्सेस मेरी तरफ आ रहे हैं। उनमें से एक ने सैरा का चेहरा मिमिक डिस्गाइज के रूप में पहने हुए है। उस डिस्गाइज के आसपास हल्की सी चमक है जो उसे और भी ज्यादा गलत और डरावना बना रही है। ज़ेन, क्या चाहिए तुम्हें? सैरा का चेहरा पहने हुए वेल फॉक्स बोलता है। उसकी आवाज भी बाकी सब की तरह खुरदुरी है। मैं अपनी मुस्कान को और नेचुरल बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए परेशान था। सोचा पेट्रोल कॉप्स में एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही होगी। कैसे हो तुम? अगर बहुत प्रेशर है तो मेरे साथ फार्मिंग करने आ जाओ। फार्मिंग? कभी नहीं। मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग बनना है। मैं इस सिटी को प्रोटेक्ट करूंगी और अपने पेरेंट्स के लिए जस्टिस लाऊंगी। वो तुरंत चिढ़कर जवाब देती है, बिल्कुल सैरा के गुस्से वाले अंदाज की नकल करते हुए। मैं लंबी सांस छोड़ता हूँ, जैसे मुझे वाकई राहत मिली हो। ठीक है, लगता है तुम ठीक हो। मेरे लिए इतना काफी है। तुम वाकई फार्मिंग करने वाले हो? वो पूछती है। मैं कंधे उचाक देता हूँ, मजबूर और हार मान चुके इंसान की तरह। और क्या कर सकता हूँ? मेरी एबिलिटी यूजलेस है। मैं आउट हूँ। अगली बार कब मिलेंगे पता नहीं। वो हल्का सा सिर हिलाती है, बाय। फिर बिना पीछे देखे मुड़कर चली देती है। मैं भी पूरी शांति के साथ पेट्रोल कॉप्स हेडक्वार्टर से बाहर निकल आता हूँ। सिर उठाकर उस नीले आसमान को देखता हूँ जो इतना साफ है कि आंखों में चुभ रहा है। काफी देर बाद मैं एक भारी सांस छोड़ता हूँ, बिल्कुल उस बेवकूफ की तरह जिसने सब कुछ खो दिया हो। फिर मैं सड़क पार करता हूँ और एक रेस्टोरेंट में घुस जाता हूँ। मैं खिड़की के पास वाली सीट चुनता हूँ जहाँ से पेट्रोल कॉप्स का गेट साफ नजर आता है। मैं सबसे सस्ती
चाय ऑर्डर करता हूँ और मूर्ति की तरह बैठ जाता हूँ। गुस्सा मेरे दिमाग को धुंधला नहीं करता, बल्कि जितना ज्यादा गुस्सा आता है उतना ही ज्यादा मैं ठंडा और शांत हो जाता हूँ। बेवकूफी करने से कुछ सॉल्व नहीं होगा, बस मेरी मौत जल्दी हो जाएगी। मैं पूरी दोपहर बिना पलक झपकाए उस गेट को देखता रहता हूँ जब तक शाम नहीं हो जाती, और जब मुझे अपना जवाब मिल जाता है तभी मैं वहाँ से उठकर वापस लौट पड़ता हूँ। पूरा पेट्रोल कॉप्स, एक भी जिंदा इंसान नहीं, हर एक मेंबर डिस्गाइज पहना हुआ मॉन्स्टर है। पूरी दोपहर देखने के बाद मेरा यही नतीजा है, फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। जिस पल तुम पेट्रोल कॉप्स ज्वाइन करते हो उसी पल तुम एक जाल में फंस जाते हो। शहर के रक्षक कब के खोखले हो चुके हैं। पर्ल सिटी कोई शहर नहीं है, ये एक बिना सुरक्षा वाला हंटिंग ग्राउंड है और हम सब सिर्फ पशु हैं, उनके लिए चारा। अब समझ आता है कि वेल फॉक्सेस स्कूल तक क्यों पहुंच गए हैं। ये शहर बहुत पहले ही गिर चुका था। ग्रेजुएशन में 3 महीने बचे हैं, लेकिन मेरे लिए उसका अब कोई मतलब नहीं। कैंपस के अंदर ही रहना है। मैं उन बेकार क्लासेस में जाना बंद कर देता हूँ। डॉम, ट्रैक, कैफेटेरिया, बस यही मेरी पूरी दुनिया बन जाती है। मैं एक साधु की तरह ट्रेनिंग करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि ये सब फार्मिंग के लिए, अपने शरीर को तैयार करने के लिए कर रहा हूँ। और मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स जिनकी एबिलिटीज बेकार हैं और जिनका कोई फ्यूचर नहीं दिखता, उन्होंने भी यही अपने दिन काटने का फैसला कर लिया है। लेकिन जल्द ही मुझे एक पैटर्न नजर आता है। ये जो आम और बेकार लगने वाले स्टूडेंट्स हैं, असल में सबसे ज्यादा सेफ वही हैं। वेल फॉक्सेस के अपने क्लियर टारगेट्स हैं। वो लोग जो सारा की तरह इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करते हैं या फिर LRA की तरह एक्सेप्शनल गिफ्ट्स रखते हैं। और मैं एक कॉन्ट्रैक्टर, जिसे ऑफिशियली कोई कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट ही नहीं मिला, लो पोटेंशियल रेटिंग वाला, जिसका फ्यूचर फार्मिंग में लिखा गया है। उनकी नजर में मैं कोई खतरा नहीं हूँ और वही मेरी सबसे बड़ी शील्ड है। हर दिन मुझे महसूस होता है कि मैं और स्ट्रांग हो रहा हूँ। मेरी फिजिकल कंडीशन और पोटेंशियल आंखों के सामने बढ़ रही है। मैं हर बॉन्ड जेम को डेली सप्लीमेंट की तरह ट्रीट करता हूँ। जैसे ही मेरी स्टैमिना और मेंटल एनर्जी रिकवर होती है, मैं एक और जेम अब्सॉर्ब कर लेता हूँ। सिर्फ कुछ दिनों में ही, भले ही कोई नई गिफ्ट अवेकन नहीं हुई, लेकिन रिजल्ट्स हैरान कर देने वाले थे। अब मैं लगातार 1000 पुशअप्स कर सकता हूँ और उनके बाद मेरी स्टैमिना बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। अब फ्लोर पर गिरकर बेहोश होने वाली बात नहीं रही। एक रात मैं अपने बेड पर पैर मोड़कर बैठा था और एक और बॉन्ड जेम समन किया। इस बार मैंने उसे देखा तक नहीं, सीधा अब्सॉर्ब कर लिया और फिर पूरी दुनिया चुप हो गई। ऐसा लगा जैसे मुझे किसी आवाज से खाली शून्य में खींच लिया गया हो। कुछ सेकंड्स गुजरे और फिर झिंगुरों और मेंढकों की आवाजें एक साथ वापस लौट आईं। मैं तुरंत खुद पर स्कैन यूज करता हूँ। स्कैन सक्सेसफुल, कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट ज़ेन, पोटेंशियल 4 स्टार्स, गिफ्ट्स बॉन्ड जेम, एब्सोल्यूट कमांड, एब्सोल्यूट ओबीडियंस, अनस्टेबल स्कैन, नाइट वॉकर, नाइट विजन प्रदान करता है। रात में प्रेजेंस और वेट कम हो जाता है, मूवमेंट स्पीड बढ़ जाती है, अंधेरों और शैडोज में पूरी इनविजिबिलिटी। एक नई गिफ्ट, मेरा दिल जोर से उछल पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सोचा था। मुझे पैनल की जरूरत भी नहीं है ये कंफर्म करने के लिए, मेरा शरीर खुद जानता है। मैं बेड से उछलकर नीचे आता हूँ। मैं पंख से भी हल्का महसूस कर रहा हूँ। एक छोटी सी जंप में मेरी उंगलियां सीलिंग को छू लेती हैं। मैं बिना किसी आवाज के लैंड करता हूँ, बिल्कुल बिल्ली की तरह। मेरे कमरे की खिड़की के बाहर जो अंधेरी सिटी है, वो मुझे दोपहर की रोशनी की तरह साफ नजर आ रही है। और तब मेरी नजर एक विशाल शिकाली पंछी पर पड़ती है। उसके पंखों का फैलाव 40 फीट से भी ज्यादा है और उसके पीछे गहरा काला धुआं निकल रहा है। वो चुपचाप शहर के ऊपर से गुजर रहा है। मेरे शरीर में ठंड दौड़ जाती है। अगर वो चीज नीचे झपटा मार दे तो अंजाम सोचना भी मुश्किल है। ये दुनिया मेरी सोच से 10,000 गुना ज्यादा खतरनाक है। मैं बाथरूम जाता हूँ और समझता हूँ कि 3 स्टार से 4 स्टार तक पहुँचना सिर्फ एक नई गिफ्ट पाना नहीं है। मैं लगातार 2500 पुशअप्स निकाल देता हूँ और फिर भी लगता है कि 500 और कर सकता हूँ। हाँ, कुछ फायदा कम वेट होने की वजह से है, लेकिन असली ग्रोथ भी हुई है। मेरी 5 सेंसेस तलवार की धार की तरह तेज हो चुकी हैं। मैं तो अगले डॉम में किसी के दांत पीसने की आवाज तक सुन सकता हूँ। मैं अब किस लेवल पर हूँ? मैं बेड पर लेटकर हिसाब लगाता हूँ। इस दुनिया का रैंकिंग सिस्टम सीधा और सख्त है। लेवल 1 से 9 तक टियर 1, लेवल 10 से लेवल 20 तक टियर 2, उसके ऊपर टियर 3 और टियर 4। और जहाँ तक लेजेंडरी एपेक्स रैंक का सवाल है, पर्ल सिटी ने आज तक एक भी नहीं देखा। अगली सुबह मैं आंख खोलते ही ट्रैक पर दौड़ रहा होता हूँ। बाहर अभी भी अंधेरा है, लेकिन मेरा दिमाग पहले से ज्यादा साफ है। हायर पोटेंशियल का मतलब है मुझे कम नींद की जरूरत पड़ती है। रन खत्म होने के बाद मेरा शरीर खुद ही कैफेटेरिया की तरफ चल पड़ता है, बिल्कुल उन ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए जो मैंने कल रात दिए थे। तभी वो शख्सियत नजर आती है। LRA, गुड मॉर्निंग गॉडेस, मैं आपके लिए सीट बचा कर रखूंगा, आपको क्या चाहिए? भीड़ में हलचल मच जाती है। LRA का चेहरा पहने वो विशाल एबरेंट कैफेटेरिया में दाखिल होता है, अपने चाहने वालों से घिरा हुआ। मेरी ताकत बढ़ चुकी है, लेकिन उसे देखते ही वो रूह तक जमा देने वाली ठंड फिर से मेरे शरीर को जकड़ लेती है। फिर वो अचानक रुकता है, एक लड़की के पास। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान है। एबरेंट अपना पंजा बढ़ाता है और प्यार से उस लड़की के कंधे पर रख देता है, जैसे दोनों पुराने दोस्त हों। फिर उसे लाइन से बाहर ले जाता है और आराम से फूड काउंटर की तरफ खींचता है, जैसे बफे में ब्रेकफास्ट पार्टनर चुन रहा हो। मैं अपनी चॉपस्टिक्स इतनी जोर से पकड़ लेता हूँ कि मेरी उंगलियों के जॉइंट्स सफेद पड़ जाते हैं। सिर झुकाकर मैं अपनी प्लेट का हर निवाला जबरदस्ती निगल लेता हूँ। मुझे इस चीज के पास आने से पहले खत्म करना होगा, इससे पहले कि वो मेरी सेंट पकड़ ले, और फिर मुझे यहाँ से निकलना होगा। जब मैं कैफेटेरिया छोड़ता हूँ, लोग अब भी उस लड़की से जलन कर रहे होते हैं जिसे गॉडेस ने चुना है, जो
दोस्त के साथ ब्रेकफास्ट शेयर करने का लकी चांस पा गई है। उनके लिए ये एक ब्लेसिंग है, मेरे लिए ये एक खामोश शिकार है। वो लड़की एक मॉन्स्टर के साथ जा रही है, उसकी परछाई धीरे धीरे भीड़ में गायब हो जाती है। मुझे ये जानना होगा कि मैं असल में किस चीज का सामना कर रहा हूँ। मैं अपनी मुट्ठियां कस लेता हूँ और गुस्से में डॉम की तरफ लौट पड़ता हूँ। दरवाजा जोर से बंद करता हूँ। 1000 पुशअप्स। मैं खुद को ऑर्डर देता हूँ। कुछ ही देर में पसीना मेरे कपड़ों को भिगो देता है, लेकिन मैं रुकता नहीं। 500 सिटअप्स, 300 फ्रॉग जंप्स। फिर से मेरी आंखें लाल हो चुकी हैं। पूरी सुबह मैं खुद पर चिल्लाता रहता हूँ। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हुए अपनी हदों को तोड़ता रहता हूँ। दोपहर को मैं जल्दी से लंच निगल लेता हूँ। 2 घंटे आराम करता हूँ और फिर कॉम्बैट स्ट्राइक्स की प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ। मेरा दिमाग कॉम्बैट क्लास की हर बात याद करता है। पर्ल सिटी की 3 मशहूर टेक्निक्स। स्पाइक स्ट्राइक, कमजोर दुश्मनों को मोमेंटम से कुचल देने के लिए। वुल्फ स्ट्राइक, बराबर के दुश्मन को एक ही वार में खत्म करने के लिए। ऑक्स गार्ड, ज्यादा ताकतवर दुश्मन के खिलाफ फोर्स एब्जॉर्ब करते हुए मूव करने के लिए। सिर्फ 3 टेक्निक्स, लेकिन इन्हें सीखने के लिए मुझसे पहले अनेक लोगों ने अपनी जान दी थी। मैं फिजिकल एनहांसमेंट टाइप नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास बॉन्ड जेम है। मेरी पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं। रात के 9 बजे मैं काले कपड़े पहनता हूँ और भूत की तरह डॉम से निकल जाता हूँ। जूनियर स्टूडेंट्स अभी भी ट्रैक पर स्पारिंग कर रहे हैं, मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ। गर्ल्स डॉम की तरफ एक नजर डालता हूँ और अपनी जेब में मुट्ठी कस लेता हूँ। शांत रहो से, तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। मैं कैंपस छोड़ देता हूँ और रात के अंधेरे में पूरी तरह गायब हो जाता हूँ। नाइट वॉकर मुझे ऐसा महसूस कराता है जैसे मेरा वजूद ही ना हो। लोग मेरे पास से गुजरते हैं और सीधा मेरी तरफ देखते हुए भी मुझे नोटिस नहीं करते। मैं कैंपस के आसपास की सड़कों पर एक असली शिकारी की तरह घूमता हूँ, हर चीज को चुपचाप ऑब्जर्व करता हुआ। मुझे क्लास की एक बात याद है। एबेरेंट्स की आंखें अंधेरे में चमकती हैं। टियर 1 सफेद, टियर 2 हरा, टियर 3 नीला, टियर 4 लाल। मैं इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, लेकिन फिर भी अंदाजा लगा सकता हूँ। जो वेल फॉक्सेस मुझे नजर आते हैं उनमें से ज्यादातर टियर 2 या टियर 3 के हैं, लगभग लेवल 25 से बीच के। लेकिन कुछ रातों बाद एक और बड़ा सवाल मेरे दिमाग को खाने लगता है। एक और टियर 1 एबेरेंट। मैं एक कोने में झुककर बैठा हूँ और एक वेल फॉक्स को देख रहा हूँ जिसके सफेद चमकते हुए आंखें हैं। वो बिना किसी डर के सड़क पर घूम रहा है। ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। एक टियर 1 एबेरेंट, चाहे उसकी गिफ्ट कितनी भी अजीब हो, टियर 2 या टियर 3 अवेकेंड से खुद को नहीं छुपा सकता। लेवल सप्रेशन एक एब्सोल्यूट रूल है, जैसे एक बच्चा किसी बड़े आदमी को मुक्केबाजी में नहीं हरा सकता। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ये टियर 1 मॉन्स्टर्स शहर में आराम से घूम रहे हैं, खुलेआम जुर्म कर रहे हैं और उनसे ज्यादा ताकतवर लोग उन्हें देख भी नहीं पा रहे। यहाँ कोई बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। मैं उस टियर 1 वेल फॉक्स को एक आखिरी नजर से देखता हूँ और फिर गहरे अंधेरे में घुल जाता हूँ। अब तक मैंने एक रफ मेंटल मैप बना लिया है। कैंपस के आसपास की 16 सड़कों के अंदर कम से कम 50 वेल फॉक्सेस हैं। कैंपस के बाहर सबसे ताकतवर लगभग लेवल 25 या उससे ऊपर है, और जो टीचर का रूप धारण किए कैंपस के अंदर घूम रहा है वो शायद लेवल 30 के करीब है। मैं उस पर स्कैन करने की हिम्मत तक नहीं करता। मेरा इंस्टिंक्ट, मेरा जानवरी इंस्टिंक्ट मुझे वार्निंग देता है, अगर मैंने उस पर नजर डालने की कोशिश की तो अगले ही लम्हे मेरी मौत हो जाएगी। ये पैरानोया नहीं है, मुझे 100% यकीन है कि LRA का चेहरा पहने हुआ एबेरेंट किसी अलग ही लेवल पर है, शायद एक टियर 4 एबेरेंट। अब मेरे पास काफी इन्फॉर्मेशन है। डॉम में वापस आकर मैं ठंडे फ्लोर पर पुशअप्स करता रहता हूँ। पसीना टपक रहा है, दिमाग तेज रफ्तार से काम कर रहा है। कोई चांस नहीं। इन मॉन्स्टर्स की एबिलिटीज बहुत ट्विस्टेड हैं। नीचे लेवल वाले भी हाई लेवल अवेकेंड को बेवकूफ बना सकते हैं। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। कौन मेरी बात पर यकीन करेगा? सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे एक लाश चाहिए एविडेंस के तौर पर। अगर मेरे पास सबूत हुआ तो शायद मैं किसी बड़े प्लेयर को हिला सकता हूँ, लेकिन एक वेल फॉक्स का शिकार करना मधुमक्खियों के छत्ते को लात मारने जैसा है, और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उसे मारने के बाद मैं जिंदा बचूंगा। सीधी बात, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। 500 और सिटअप्स। मैं दांत भींचकर खुद को ऑर्डर देता हूँ। आजकल मैं हर दिन 2 बॉन्ड जेम्स एब्सॉर्ब कर रहा हूँ। मेरा पोटेंशियल बढ़ रहा है, मेरा शरीर मजबूत हो रहा है, लेकिन कोई नई गिफ्ट अब तक नहीं मिली। सिर्फ एक चीज मुझे डिस्पेयर में गिरने से रोक रही है, हर दिन थोड़ा बेहतर होने का एहसास। अगली सुबह मेरी आंखें और भी जल्दी खुल जाती हैं। सुबह के 4 बजे आसमान पूरी तरह काला है। ट्रैक पर सिर्फ मेरी सांसों की आवाज गूंज रही है। हवा ठंडी है। एक पल के लिए मुझे लगता है जैसे मैं अपनी पिछली जिंदगी के स्कूल में वापस आ गया हूँ। काश यहाँ मॉन्स्टर्स न होते, लेकिन जैसे ही उन स्टूडेंट्स का ख्याल आता है मेरी मुट्ठियां अपने आप कस जाती हैं। तभी मेरा पैर किसी सख्त चीज से टकराता है। मैं तुरंत रुक जाता हूँ, पीछे मुड़कर देखता हूँ, जमीन पर कुछ पड़ा है और उस पर पड़ती हल्की रोशनी चमक रही है। मॉर्निंग रन कैंसिल, फ्री मूवमेंट। मैं खुद को ऑर्डर देता हूँ, तुरंत मुड़कर वापस जाता हूँ और उस चीज को उठाता हूँ। ये गहरे रंग की रिंग है जिसे बहुत ही कमाल की डिटेल के साथ बनाया गया है। उस पर बनी हुई एनग्रेविंग्स अजीब भी हैं और खूबसूरत भी। ये पक्का कोई सस्ता जंक नहीं है। मैं उस पर स्कैन यूज करता हूँ। स्कैन फेल, फिर से स्कैन फेल। मैं चौंक जाता हूँ। आम ऑब्जेक्ट्स तो लगभग तुरंत स्कैन हो जाते हैं, लेकिन ये चीज बार बार फेल हो रही है। मैं जिद पकड़ लेता हूँ और लगातार स्कैन करता रहता हूँ। 10 से भी ज्यादा फेलियर्स के बाद आखिरकार इन्फॉर्मेशन सामने आती है। स्कैन सक्सेसफुल। शैडो रिंग। पहनने पर सभी जीवित प्राणी इंस्टिंक्टिवली वेयर को इग्नोर करते हैं। टियर 3 अवेकेंड और उससे ऊपर के लोग इस इफेक्ट से इम्यून हैं। जैसे ही स्कैन कंप्लीट होता है एक विजन मेरे दिमाग में धड़ से घुस जाता है। सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी एक हाथ
हाथ रिंग पर रखता है और दूसरा हाथ एक बंधे हुए आदमी पर। सुनहरी रोशनी चमकती है, आदमी बिना आवाज के चीखता है, उसके शरीर से सुनहरी धाराएं निकलती हैं और रिंग में समा जाती हैं। सीन बदलता है, एक ट्रेनिंग ग्राउंड पर सफेद कपड़े और काला मास्क पहने एक आदमी एलआरए से लड़ रहा है, लेकिन वो पूरी तरह दबा हुआ है। कुछ ही पलों में हरा दिया जाता है, उसका एनर्जी कोर एक ही पल में तबाह हो जाता है, विजन वहीं कट जाता है और तब सब कुछ क्लिक होता है। मुझे एक ही पल में सब समझ आ जाता है, मेरे शरीर पर ठंडा पसीना छूट जाता है। ये वेल फॉक्सेस का ट्रैप हो सकता है। मैं तुरंत लड़कियों के डॉम की तरफ देखता हूँ, वहाँ मौत जैसी खामोशी है। मैं खुद को शांत रहने पर मजबूर करता हूँ, दांत भींचकर बिना रिएक्शन दिए रिंग को अपनी उंगली में पहन लेता हूँ। अब इसे फेंक देना और भी ज्यादा सस्पिशियस होगा। जब तक अंधेरा है और नाइट वॉकर एक्टिव है, मुझे तुरंत डॉम वापस पहुंचना होगा। मैं पलटकर दौड़ पड़ता हूँ और रात के अंधेरे में गायब हो जाता हूँ। ट्रैक के बाहर वाले कोने पर एक उबासी लेता हुआ वेल फॉक्स अचानक कुछ गलत महसूस करता है। वो तेजी से इधर उधर देखता है और आंखें मलता है। रिंग गायब हो चुकी है, ये ठीक नहीं है। वो ट्रैक पर कूदता है और जमीन को पागलों की तरह सूंघने लगता है, लेकिन उलझी हुई सेंट्स के बीच मेरा निशान उसकी इंस्टिंक्ट्स खुद ही इग्नोर कर देती हैं। वो हर कोने को चेक करता है, कुछ नहीं, कोई नहीं। ये कैसे मुमकिन है? वेल फॉक्स पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है। उसने लायरा के ऑर्डर्स पर पूरी रात नजर रखी थी। रिंग हवा में गायब कैसे हो गई? नहीं, कोई तो यहाँ था और वो मुझे बिना पता चले पार कर गया। कम से कम टियर 2। वो अपनी टेढ़ी फॉक्स आंखें सिकोड़ता है और गर्ल्स डॉम की तरफ भाग पड़ता है। उसी वक्त बॉयज डॉम की बालकनी पर खड़ा मैं उसे दूर जाते हुए देखता हूँ और धीरे से सांस छोड़ता हूँ। मैंने सही गैस किया था। सुबह के 4 बजे थे, अंधेरा अभी भी गहरा था। वैसे ही मेरी प्रेजेंस काफी कम थी। शैडो रिंग पहनने के बाद वो लगभग ना के बराबर रह गई। वो मुझे ढूंढ ही नहीं पाया। लेकिन एक बात पक्की है, मैं दिन में इस रिंग को कभी नहीं पहन सकता, बिल्कुल नहीं। एलआरए के लेवल का मॉन्स्टर इसे एक नजर में देख लेगा। तो मैं अकेला नहीं हूँ जिसने सच जान लिया है। मैं कमरे में लौटकर रिंग को उंगलियों के बीच घुमाता हूँ। विजन में जो सफेद कपड़े वाला आदमी था वो भी इन मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहा था, लेकिन उसने स्पेसिफिकली एलआरए को ही टारगेट क्यों किया? क्या वेल फॉक्सेस के बीच उसकी कोई खास पोजीशन है? मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत ज्यादा, लेकिन अभी मेरे पास जवाब नहीं है। इसलिए मैं बेड पर गिर पड़ता हूँ और ज्यादा सोचना बंद कर देता हूँ। रिंग मुझे एक जरूरी बात याद दिलाती है, ताकत सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं आती। इस दुनिया में हर तरह के पावरफुल इक्विपमेंट भी मौजूद हैं। आज रात मुझे उनकी प्राइसेस और मार्केट के बारे में पता लगाना होगा। मैं ये गोल सेट करता हूँ, घड़ी की तरफ देखता हूँ। सुबह के 5 बजे थे, 1 घंटा और। मैं खुद को ऑर्डर देता हूँ और तुरंत गहरी नींद में चला जाता हूँ। फिर धुंधलेपन के बीच मुझे सारा नजर आती है। उसका चेहरा साफ नहीं है, लेकिन उसकी बादाम जैसी आंखें पानी की तरह साफ दिख रही हैं। वो मुझे बेचैनी के साथ देख रही है। ज़ीन, खतरा है, उठ जाओ। क्या ये सपना है? नहीं, उठो। मेरी आंखें एक झटके में खुल जाती हैं। अगले ही सेकंड बिना किसी झिझक के रिंग को उंगली से निकालता हूँ, सीधा मुंह में डालकर निगल जाता हूँ और फिर आंखें बंद कर लेता हूँ। कुछ मिनट बाद मेरे डॉम का दरवाजा बिना आवाज के खुलता है। लेरो अंदर आती है। वो कमरे में ऐसे चलती है जैसे ये जगह उसकी हो। फिर मेरे बेड के पास रुक जाती है। वो झुकती है और मेरे बिल्कुल करीब आ जाती है। मिमिक डिस्गाइज लगभग मेरे चेहरे को छू रहा है। बैल्कनी से आती हल्की हवा डिस्गाइज के किनारों को हिला देती है और उसके पीछे छुपी हुई वो पतली लोमड़ जैसी आंखें चुपचाप मुझे घूरती रहती हैं। धीरे धीरे उसका पंजा बाहर निकलता है और मेरी कनपटी से आधे इंच से भी कम दूर रुक जाता है। मैं उस पंजे पर पुरानी एनर्जी की बसी सी गंध तक महसूस कर सकता था। फिर धीरे से वो अपना पंजा वापस खींच लेता है और मुड़कर चलने लगता है। दरवाजे के बाहर एक और वेल फॉक्स धीमी आवाज में पूछता है, योर हाइनेस, आपने इसे खत्म क्यों नहीं किया? एलआरए उससे ठंडी नजर से देखती है, ये वो नहीं है और खाना वेस्ट मत करो। वेल फॉक्स तुरंत चुप हो जाता है। एलआरए एक आखिरी बार मेरे सोते हुए चेहरे को देखती है, फिर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कॉरिडोर में गायब हो जाती है। आधा घंटा बाद मेरी आंखें खुल जाती हैं। दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा है। वो बहुत ज्यादा क्लोज कॉल था। मैं एक भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं खिड़की के बाहर देखता हूँ, वो लोग जा चुके हैं। तब जाकर मैं गहरी सांस छोड़ता हूँ। मैंने अपने शरीर को सोने का ऑर्डर दिया था, लेकिन मेरा दिमाग पूरे वक्त जाग रहा था। जैसे ही वो कमरे में घुसी मुझे सब समझ आ गया था। सुबह 5 बजे के बाद मैं ट्रैक पर नहीं गया था और मेरे इस अजीब बिहेवियर ने उन्हें सस्पिशियस बना दिया था। उस मॉन्स्टर के सामने जिसकी स्पीड और स्ट्रेंथ मेरी कल्पना से बाहर थी, मैं एक मूव भी सर्वाइव नहीं कर सकता था। मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था, जुआ खेलना। जुआ की उसे पता नहीं चलेगा कि रिंग मैंने उठाई है। जुआ की वो मेरी बॉडी लैंग्वेज नहीं पकड़ पाएगी। जुआ की मेरे जैसा लो पोटेंशियल नोबडी उसकी भूख के लायक नहीं है और मैं फिर जीत गया। ट्रेनिंग बहुत स्लो है, मुझे गियर चाहिए। मैं बेड के किनारे बैठा हुआ डर के बाद वाली कंपन महसूस करता हूँ। इतना बेबस होना, किसी और की मर्जी पर पूरी तरह निर्भर रहना, मैं दोबारा कभी ऐसा महसूस नहीं करना चाहता। सस्पिशियस ना लगूं इसलिए मैं फिर भी कैफेटेरिया चला जाता हूँ, लेकिन जैसे ही अंदर घुसता हूँ हर कोई एक ही बात कर रहा होता है, ब्लैक नोवा मर चुका है। ब्लैक नोवा पर्ल सिटी का सबसे बदनाम सोलो हंटर। कहते हैं सही दाम मिल जाए तो वो किसी को भी टारगेट बना लेता था, चाहे सिटी लॉर्ड ही क्यों ना हो। मैं ब्रेकफास्ट खाते हुए ध्यान से सुनता रहता हूँ। आज सुबह कैंपस के पास एक खाई में उसकी लाश मिली। शरीर इतनी बुरी तरह फटा हुआ था कि पहचानना मुश्किल था। सफेद कपड़े सुनहरे निशानों से ढके हुए थे और काला मास्क टुकड़ों में टूट चुका था। मेरा पेट अंदर से डूब जाता है। सफेद कपड़े, काला मास्क, क्या वो शैडो रिंग वाले विजन का आदमी था? मतलब जिस इंसान को मैंने कल रात अपना एलाय समझा था वो सिर्फ एक हायर्ड गन था। रुको, एलआरए
तुम्हारे भी मेरी तरह ऑर्फन है। उसके पीछे ब्लैक नोवा जैसे आदमी को भेजने के लिए इतना पैसा कौन खर्च करेगा, जब तक किसी और ने भी डिस्गाइज वाले मॉन्स्टर्स का सच ना जान लिया हो और सबसे सीधा सोल्यूशन ना चुना हो। किसी को पैसे दो और टारगेट को खत्म करवा दो। मेरे चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। सच कहूँ तो ये प्लान काफी सॉलिड है। ना एविडेंस की जरूरत, ना किसी को कन्विंस करने की। सोलो हंटर को फर्क ही नहीं पड़ता सामने वाला इंसान है या मॉन्स्टर। दिक्कत बस इतनी है कि वो फेल हो गया और मॉन्स्टर्स अलर्ट हो गए। मैं ब्रेकफास्ट खत्म करता हूँ और डॉम घटाता हूँ। जो भी हो, पहले ट्रेनिंग। मैं एक बॉन्ड जेम समन करता हूँ और उसे अब्सॉर्ब कर लेता हूँ। अचानक मेरे अंदर एक अद्भुत एहसास फैल जाता है, जैसे मेरा पूरा वजूद इवॉल्व हो रहा हो। मैं तुरंत रुक जाता हूँ। एक नई गिफ्ट। मैं बिना देरी किए खुद को स्कैन करता हूँ। स्कैन सक्सेसफुल। कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट ज़ेन, पोटेंशियल 4 स्टार्स, टियर 1 अवेकेंड, लेवल 2 गिफ्ट्स, बॉन्ड जेम, एब्सोल्यूट कमांड, एब्सोल्यूट ओबीडियंस, स्टेबल स्कैन। स्टेबल स्कैन किसी भी टारगेट को रिलायबली स्कैन कर सकता है। मैं लेवल अप कर गया हूँ। राहत की एक लहर मेरे अंदर दौड़ जाती है। अनस्टेबल स्कैन अब स्टेबल स्कैन बन गया है और अब ये लेवल इन्फॉर्मेशन भी दिखाता है। इसका मतलब है कि अब मैं दिन में भी मॉन्स्टर्स के लेवल्स देख सकता हूँ। ये अपग्रेड बहुत बड़ा है। आज का दिन वाकई अच्छा है। सेलिब्रेशन के लिए 2000 पुशअप्स। मैं मुस्कुराता हूँ और वार्म अप शुरू कर देता हूँ। लेवल अप होने के बाद मेरी स्टैमिना और मेंटल एनर्जी लगभग 5% बढ़ गई है। सुनने में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे ये फर्क बहुत बड़ा बन जाता है। जब रात होती है मैं शैडो रिंग पहनता हूँ और कैंपस छोड़ देता हूँ। नाइट वॉकर और शैडो रिंग का कॉम्बो। अब मैं सच में एक भूत हूँ। मैं एक स्ट्रीट कॉर्नर पर रुकता हूँ और शॉप के अंदर बैठे एक वेल फॉक्स को स्कैन करता हूँ। स्कैन सक्सेसफुल। एबेरेंट वेल फॉक्स, टियर 2 एबेरेंट, लेवल 15। अब मेरे पास एक बेस लाइन है। मैं आसपास घूमता रहता हूँ और हर वेल फॉक्स का लेवल अपने दिमाग में नोट करता जाता हूँ। आधा घंटा बाद मैं एक वेपन शॉप के सामने पहुंचता हूँ। नाम है आयरन सोल। काफी दिनों से मेरी नजर इस जगह पर थी। इसका ओनर इंसान है और यहाँ आने वाले ज्यादातर कस्टमर्स एडवेंचरर्स होते हैं, अक्सर मेरे जैसे ऑर्फन्स, सोसाइटी के किनारे पर जीने वाले लोग। यहाँ आना मेरे लिए सस्पिशियस नहीं लगेगा। मैं कुछ देर तक बाहर से देखता हूँ। जब शॉप खाली हो जाती है तब अंदर घुस जाता हूँ। गर्म हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराता है। दीवार के सहारे एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी खड़ा है। वो लंबी पाइप से आराम से धुआं खींच रहा है और मेरी तरफ देखता तक नहीं। मैं उसे इग्नोर करता हूँ और डिस्प्ले देखने लगता हूँ। 9 रिंग वॉर एक्स, 5 लाख रुपीस। घोस्ट साइकिल, 6 लाख रुपीस। मेरे कदम वहीं रुक जाते हैं। इतनी कीमत देखकर मेरी सांस ही अटक जाती है। ये हथियार मेरे सपनों से भी ज्यादा महंगे हैं और ये तो बस शुरुआत लग रही है। फिर अचानक मेरी नजर एक वेपन पर टिक जाती है और मेरी आंखें चमक उठती हैं। डिस्प्ले केस के अंदर एक सफेद तलवार शांत पड़ी हुई है। पूरा ब्लेड बर्फ की तरह सफेद, लंबा और एलिगेंट, एक खिंचे हुए सेबर की तरह। फ्रॉस्ट ब्लेड, लंबाई 6 फीट 2 इंच, वजन 80 पाउंड। फ्रॉस्ट लेपर्ड के एसेंस से फौज की गई। इसका हर वार सर्दी की ताकत लेकर आता है। क्या कमाल की तलवार है। उसे देखते ही मेरा खून गर्म हो जाता है। फिर मेरी नजर प्राइस टैग पर पड़ती है और ऐसा लगता है जैसे उसी तलवार ने मेरे दिल को काट दिया हो, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा। 2 मिलियन पर्ल कॉइन्स। मैं तुरंत हिसाब लगाता हूँ। एक आम फार्मर अगर बिना खाए पिए और बिना सोए लगातार काम करे तब भी उसे ये खरीदने में लगभग 66 साल लग जाएंगे। मेरा सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। मुझे पता था कि ये महंगा होगा, लेकिन इतना महंगा इसका अंदाजा नहीं था। मैं पूरी शॉप का चक्कर लगाता हूँ। सबसे सस्ती चीज भी हजारों नहीं बल्कि 10,000 कॉइन्स की है। मैं हिम्मत जुटाता हूँ और उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता हूँ। कुछ सस्ता है? बूढ़ा आदमी आराम से पाइप का एक लंबा कश लेता है। पूरा 1.5 मिनट गुजर जाता है। तब जाकर वो अपनी धुंधली आंखें उठाता है और मुझे देखता है। धीरे से पूछता है, तुमने क्या कहा? मैं फिर से बोलता हूँ, कुछ सस्ता है? वो काफी देर तक मुझे देखता रहता है, जैसे उसके दिमाग तक सिग्नल पहुंचने में 50 साल लग रहे हों। फिर बिल्कुल बेसर पैर की बात बोल देता है, मेरा बेटा डिनर का इंतजार कर रहा है। मैं बिल्कुल स्पीचलेस रह जाता हूँ। उसी वक्त दुकान का दरवाजा जोर से खुलता है। एक मोटा ताजा मिडिल एज्ड आदमी अंदर आता है, पुरानी कैमोफ्लेज जैकेट पहने हुए। उसका शरीर उल्टे ट्रायंगल की तरह बना हुआ है। बाहें मेरी जांघों से भी मोटी हैं। पीठ पर एक पिच ब्लैक ग्रेट स्वॉर्ड लटकी हुई है। साफ दिखता है कि वो एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर है। सॉरी, हम असल में बंद कर चुके हैं। वो अपनी तलवार नीचे रखता है और आगे बढ़ता है। बूढ़ा आदमी उसे देखते ही चढ़ जाता है। रेक्स, तुम मेसन को लेकर फिर कहाँ घूमते रहे? रेक्स मुंह बना लेता है। ओल्ड फ्लिंट, आपने फिर दुकान खोल ली? मैंने कहा था घर पर रहिए, मैं मेसन को ढूंढ लूंगा। बूढ़ा आदमी तुरंत अपनी पाइप उठाकर रेक्स के सर पर दे मारता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नाराज बुजुर्ग डांट लगाता है। बाहर वक्त बर्बाद करना बंद करो। मेसन को बोलो डिनर के लिए घर आ जाए। ठीक है, मैं उसे बुला लूंगा। रेक्स बस हाँ में हाँ मिलाता रहता है। अब दुकान बंद करो और ऊपर चलो। पाइप का एक और थप्पड़। मैं यहीं रहूंगा, क्या पता कोई रेगुलर कस्टमर आ जाए। ठीक है, यहीं रहिए। रेक्स बेबस हंसी हंस देता है। तब उसकी नजर मुझ पर पड़ती है जो चुपचाप निकलने वाला होता हूँ। उसकी आंखें चमक उठती। अरे किड, एडवेंचरर बनने का सोच रहे हो? रुको जरा, मैं मुड़कर देखता हूँ। क्या हुआ? बस 2 मिनट बात करते हैं। रेक्स अपनी सबसे फ्रेंडली स्माइल देता है। मैं थोड़ा हिचकिचाता हूँ, फिर सिर हिला देता हूँ। हम दोनों बाहर आ जाते हैं। रेक्स आदत से सिगरेट निकालता है और मुझे ऑफर करता है। मैं मना कर देता हूँ। वो सिगरेट को कान के पीछे अटका लेता है। स्कूल खत्म होने वाला है ना? मैं सिर हिलाता हूँ। लगभग। वो सीधा मुद्दे पर आता है। ब्लैक स्मिथिंग का काम कैसा लगता है? मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि वो क्या कहना चाहता है। मैं दुकान के अंदर बैठे बूढ़े आदमी की तरफ देखता हूँ और साथ देता हूँ। फार्मिंग से तो बेहतर ही है। हाँ बिल्कुल। रेक्स का चेहरा खिल उठता है, जैसे मैंने कोई मैजिक वर्ड बोल दिया हो। इस दुनिया में फार्मिंग का मतलब सिर्फ खेती नहीं होता। सड़कें ठीक करना, सिटी वॉल्स रिपेयर करना, गटर और सीवेज साफ करना, हर वो
गंदा और थकाने वाला काम जो कॉम्बैट से जुड़ा नहीं है। मैं दुकान की तरफ इशारा करता हूँ तो आपका मतलब? रेक्स देख लेता है कि मैं समझ गया हूँ। वो सीधा बोल देता है, सच बताऊं, अंदर जो आदमी है ना, वो मेरा खून का चाचा है। उसका बेटा मेरा दोस्त मेसन कुछ समय पहले गायब हो गया। ओल्ड फ्लिंट का दिमाग अब पहले जैसा नहीं रहा। मुझे कोई चाहिए जो उनका ख्याल रखे और शॉप पर नजर रखे। जब भी टाइम मिलेगा मैं तुम्हें ब्लैक स्मिथिंग सिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से। क्या कहते हो? मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगता है। रूम और बोर्ड मिलेगा? सिर्फ रूम और बोर्ड नहीं, ऊपर से 100 कॉइन्स हर महीने। मैं चुप हो जाता हूँ। ये ऑफर सच में टेम्पटिंग है, लेकिन मेरे डाउट्स भी हैं। मेसन के गायब होने की वजह लगभग पक्का एक वेल फॉक्स ही था। डॉम डेंजरस है, लेकिन लेरो ज्यादातर लड़कियों को टारगेट करती है। लड़के अभी भी कंपैरेटिवली सेफ हैं, लेकिन आज सुबह की रूम इंस्पेक्शन ने डॉम की जो थोड़ी बहुत सेफ्टी थी उसे भी तोड़ दिया है। मैं सोचूंगा, कल जवाब दूंगा। रेक्स सिर हिला देता है, आराम से सोचना। फिर अचानक वो एक डैगर निकालकर मेरे हाथ में रख देता है। इसे फ्रेंडशिप गिफ्ट समझ लो। शहर में आजकल हालात ठीक नहीं है, खुद का ख्याल रखना। इतना कहकर वो वापस दुकान के अंदर चला जाता है। मैं चलते चलते सोचता रहता हूँ। आदतन डैगर बाहर निकालता हूँ। धीरे से शीत खिसकती है और ब्लेड बाहर आ जाता है। जैसे ही ब्लेड शीट से बाहर आता है, ठंडी रोशनी की एक चमक मेरी आंखों में पड़ती है। मेरी प्यूपिल्स तुरंत सिकुड़ जाती हैं। इस डैगर का मटेरियल बिल्कुल वही है जो उस 2 मिलियन पर्ल कॉइन वाली फ्रॉस्ट ब्लेड का था। पूरा ब्लेड बर्फ की तरह सफेद है और उससे हड्डियों तक उतर जाने वाली ठंड निकल रही है। मैं सच में हैरान रह जाता हूँ। ये कोई आम गिफ्ट नहीं है, ये तो हद से ज्यादा जेनरस गिफ्ट है। उसी पल मेरा फैसला हो जाता है। किसी मॉन्स्टर के मूड और भूख पर अपनी जिंदगी दाव पर लगाना बेवकूफी है। क्या पता एलारे कब अपना मन बदल ले। बस फैसला हो गया। कल मैं रेक्स को हाँ बोल दूंगा। मैं डैगर को बार बार हाथ में घुमाता हूँ। मुझे पहले ही उससे प्यार हो चुका है और वहीं उसका नाम रख देता हूँ, टीयर ड्रॉप। वापस जाते हुए मैं दिमाग में कॉम्बैट सिनेरियोस चलाता रहता हूँ। हाथ में डैगर, दुश्मन सामने। फिर एक पार्क के पास से गुजरते हुए मेरे कदम अचानक रुक जाते हैं। एक झूले पर एक छोटा सा वेल फॉक्स बैठा हुआ है, मुश्किल से 3 फुट लंबा। मैं तुरंत स्कैन करता हूँ। स्कैन सक्सेसफुल। एबरेंट वेल फॉक्स, लेवल 3, वीक, बहुत कमजोर। मेरा दिल अपने आप जोर जोर से धड़कने लगता है। एविडेंस, ये परफेक्ट एविडेंस है। इसे मार दो, इसकी लाश इन्वेस्टिगेशन यूनिट तक पहुंचाओ और सब कुछ सामने आ सकता है। शायद पर्ल सिटी अब भी बच सकता है। चलो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोज अपने क्लासमेट्स को शिकार बनते देखना, रोज मॉन्स्टर्स को खुलेआम जुर्म करते देखना और अनजान बनना। मैं मुड़ता हूँ। मेरा दायां हाथ डैगर की ग्रिप को कस लेता है। हाथ में वेपन आते ही मारने की इच्छा अजीब तरह से नेचुरल लगती है। अगर ये डैगर न होता तो शायद मेरे पास हिम्मत ही न होती। लेकिन जैसे ही मैं पार्क में कदम रखता हूँ, एक हाथ मेरे कंधे पर आ टिकता है। हिलो मत। एक औरत की आवाज मेरे कान के पास गूंजती है। मेरे पीछे से हड्डियां काट देने वाली ठंड फैल जाती है। आइस टाइप अवेकेंड। मेरा बेचैन दिल एक पल में शांत हो जाता है। वेल फॉक्स नहीं, कोई किलिंग इंटेंट भी नहीं। मुड़कर मत देखना, कुछ मत बोलना, ये लो और चले जाओ। औरत इतना कहकर मेरे हाथ में एक मुड़ा हुआ नोट थमा देती है। अगले ही पल मेरे पीछे की ठंड गायब हो जाती है। मैं मुड़कर नहीं देखता। मैं झुककर जमीन पर कुछ ढूंढने का नाटक करता हूँ और फिर बिना पीछे देखे वहां से निकल जाता हूँ। नाइट वॉकर और शैडो रिंग दोनों एक्टिव होने के बावजूद उसने मुझे डिटेक्ट कर लिया। इसका मतलब उसका लेवल मुझसे बहुत ऊपर है। क्या ये वही इंसान हो सकती है जिसने मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए किसी को हायर किया था? मैं पूरे रास्ते यही सोचता रहता हूँ, लेकिन नोट नहीं खोलता। सीधा डॉम लौट कर लेट जाता हूँ और आराम करता हूँ। अगली सुबह 4 बजे शेड्यूल के मुताबिक मेरी आंखें खुल जाती हैं। मैं बाथरूम जाता हूँ। सिर्फ वहीं टॉयलेट पर बैठकर धीरे से नोट खोलता हूँ। अंदर सिर्फ 3 शब्द लिखे हैं, 23 वेन नॉनुआ। मैं भौवें सिकोड़ लेता हूँ। 23 तारीख तक 4 दिन बचे हैं। साफ है कि ये मीटिंग रिक्वेस्ट है, लेकिन वेन और नॉनुआ क्या है? मेरा सर दुखने लगता है। कोड जरूर वेल फॉक्सेस से बचने के लिए लिखा गया है। दोपहर को ग्रेजुएशन फॉर्म भरते वक्त अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, क्या होगा अगर इसे उल्टा पढूं? मैं तुरंत सीधा होकर बैठ जाता हूँ। मुझे सब समझ आ जाता है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड पहेली नहीं है, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते होंगे। जिसने ये नोट भेजा है वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है, या फिर इस शरीर के असली मालिक को जानता था। ऑर्फनेज के पास एक नूडल शॉप हुआ करती थी। उसका साइन बोर्ड टूट गया था और दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे उस पर वियतनाम लिखा हो। और उस शॉप के पीछे एक छोटा पार्क था, वही जगह जहाँ मैं बचपन में छुपकर ट्रेनिंग करता था। वो शॉप 4 साल पहले बंद हो गई थी। इस राज को 5 लोग भी नहीं जानते होंगे। मैं नोट को टुकड़े टुकड़े करके फ्लश कर देता हूँ। ग्रेजुएशन एप्लीकेशन उठाता हूँ और बिना रुके बाहर निकल जाता हूँ। एप्लीकेशन आसानी से पास हो जाती है। मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट दिखता हूँ। कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता। शाम को मैं अपना सारा सामान पैक करता हूँ और सीधा आयरन सोल पहुंच जाता हूँ। जैसे ही रेक्स मुझे लगेज के साथ देखता है, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल जाती है। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग किड, कल मेरा एक काम है। मैं लगभग 5 दिन बाद लौटूंगा। मैं तो सोच रहा था कि ओल्ड फ्रेंड का ख्याल कौन रखेगा। वो खुशी खुशी मुझे ऊपर ले जाता है। मैं एक कमरा चुन लेता हूँ और अपना सामान जमा देता हूँ। तब मुझे पता चलता है कि रेक्स का पूरा नाम चू चियांग है और ओल्ड फ्रेंड का असली नाम लू तोंग, उम्र 79। उस रात रेक्स ने फैसला किया कि वो मुझे ब्लैक स्मिथिंग की बेसिक ट्रेनिंग देगा। किड, ध्यान से देखना। वो फायर प्रूफ ग्लव्स पहनकर फॉर्ज के सामने खड़ा हो गया। मैं तुरंत सीरियस हो गया और उसकी हर मूवमेंट पर नजर जमा दी। उसने कुछ रिफाइंड आयरन इंगॉट्स और गहरे लाल रंग के सर्पेंट स्केल्स उठाए और एक लकड़ी की ट्रे में डाल दिए। पता है रिफाइंड आयरन का एक पीस कितने का होता है? बहुत महंगा। हर टुकड़े के पीछे किसी माइनर या एडवेंचरर का पसीना होता है। मैं चुपचाप सुनता रहा। ये एम्बर सर्पेंट के स्केल्स हैं। हाई टेम्परेचर पर ये रिफाइंड आयरन के साथ फ्यूज हो जाते हैं। इससे वेपन को सेल्फ रिपेयर कैपेबिलिटी मिलती है, लेकिन एक ही अटेम्प्ट में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अगर फेल हुआ तो सब स्क्रैप। इतना कहकर उसने पूरी ट्रे फॉर्ज के अंदर फेंक दी।
दी। फिर बिना झिझक दोनों नंगे हाथ आग के अंदर डाल दिए और उस पिघले हुए मिक्सचर को आटे की तरह गूंदने लगा। आग की लपटें उसकी बाहों तक चढ़ गईं, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सा भी दर्द नहीं था। ध्यान से देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो जोर से चिल्लाया। फिर उसने लाल टपकता हुआ मांस बाहर निकाला, उसे एक रेक्टेंगुलर मोल्ड में ठूस दिया, एक विशाल हैमर उठाया और पूरी ताकत से उस पर वार करने लगा। वहां रखा लाल ऑयल ले आ, उसने सांस फूलते हुए हुक्म दिया। मैं पूरी जान लगाकर 3 फुट ऊंचा ऑयल ड्रम खींचकर उसके पास ले आया। बुरा नहीं, तेरे पास काफी स्ट्रेंथ है। रेक्स मुस्कुराया। उसने कैप खोला और फायर ऑयल मोल्ड के ऊपर उंडेल दिया। बूम, भाप का बड़ा धमाका हुआ। उसने मोल्ड खोला और हमारे सामने एक जेट ब्लैक बैटल ब्लेड निकली जिस पर लाल वेन्स चमक रही थी। रेक्स ने उसे उठाया और टेस्ट स्टोन पर पूरी ताकत से वार किया। ब्लेड ने हवा को चीरते हुए आवाज निकाली और ठोस पत्थर बीच से साफ 2 टुकड़ों में कट गया। ये पर्ल सिटी का सबसे बेसिक स्टैंडर्ड वेपन है, पर्ल ब्लेड। मैं सच में हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल मेरा दिमाग वापस काम करने लगा। इतनी एडवांस्ड फॉर्जिंग टेक्नोलॉजी होने के बावजूद शहर वेल फॉक्सेस से भरा हुआ है। मैं तुरंत पूछ बैठा, क्या ये ब्लेड टियर 2 एबरेंट को मार सकती है? रेक्स जोर से हंस पड़ा। टियर 1 पर तो कमाल करती है, टियर 2 के लिए किस्मत चाहिए। फिर उसने ग्लव्स मेरी तरफ बढ़ा दिए। ठीक है, अब तेरी बारी। मैं गहरी सांस लेता हूँ, ग्लव्स पहनता हूँ और फॉर्ज के सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ। रेक्स की हर मूवमेंट कॉपी करते हुए मैं मटेरियल्स फॉर्ज में डालता हूँ। तुरंत ही एक डरावनी गर्मी की लहर मुझे टकराती है। मेरी भौहें वहीं मुरझा जाती हैं। पीछे मत हटना। मटेरियल के बदलाव को महसूस कर, रेक्स पीछे से चिल्लाता है। मैं दांत भींच लेता हूँ और दोनों हाथ आग के अंदर घुसा देता हूँ। जलती हुई मांस को पकड़ता हूँ। उसे गूंदो, उसे बराबर करो। मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि ये आटा गूंदने से 10,000 गुना मुश्किल है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा देता हूँ। हर तरफ पसीना ही पसीना। मेरी पीठ तुरंत भीग जाती है। तेज नहीं तो मटेरियल जल जाएगा। मैं और तेज काम करता हूँ। आखिर मुझे महसूस होता है कि मटेरियल एकदम परफेक्ट तरह से जुड़ गया है। मैं उसे तुरंत बाहर खींचता हूँ, मोल्ड में डालता हूँ और हैमर पकड़ने की कोशिश करता हूँ। तब पता चलता है कि हैमर बेहद भारी है, दोनों हाथों से मुश्किल से उठता है। मैं पूरी जान लगाकर उसे बार बार मारता हूँ जब तक हर उभरा हुआ हिस्सा बिल्कुल फ्लैट नहीं हो जाता। फिर फायर ऑयल ऊपर से डाल देता हूँ। बूम, भाप का धमाका फिर से फूट पड़ता है। इस बार मेरी सारी ताकत खत्म हो जाती है। मैं सीधा फ्लोर पर गिर पड़ता हूँ। मेरा पूरा शरीर जवाब दे देता है, लो पानी पियो। रेक्स मुझे एक बॉटल पकड़ा देता है। मैं बिना रुके एक ही सांस में सब पी जाता हूँ। रेक्स मुझे देखता है और इस बार उसकी नजर अलग है। इस बार उसमें सच्चा रिस्पेक्ट है। बुरा नहीं, मैं तो समझ रहा था तुम आधे रास्ते में ही हार मान लोगे। लगता है तुम्हारे स्कूल के टीचर्स अंधे थे। तुम्हारी हिम्मत और ग्रिट के साथ तुम 3 फैक्शंस में से किसी में भी जा सकते हो। मैं मुंह साफ करता हूँ और वो सवाल पूछता हूँ जो कई दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा था। रेक्स, सब लोग पेट्रोल कोर और इन्वेस्टिगेशन यूनिट की बात करते हैं, लेकिन तीसरी फैक्शन का नाम क्या है? रेक्स दोनों हाथ ऊपर उठा देता है जैसे सवाल ही बेकार हो। पता नहीं। मैं झटके से उसकी तरफ देखता हूँ। क्या? पर्ल सिटी में हमेशा से उसे बस 3rd फैक्शन ही कहा गया है। सबको पता है कि वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसका असली नाम क्या है, वो कहाँ है, क्या करती है, किसी को कुछ नहीं पता। मैं पूरी तरह से स्टन रह जाता हूँ। कमाल है, इतने दिनों से मैं सोच रहा था कि शायद इस बॉडी के पुराने मालिक को नॉलेज नहीं थी, लेकिन असली बात तो ये है कि किसी को नहीं पता। मैं कंधे ऊंचा कर देता हूँ। छोड़ो, शायद कोई सीक्रेट असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन होगी। रेक्स मोल्ड पर हाथ मारता है। आराम हो गया? तो चल अपनी पहली क्रिएशन देख। मैं खड़ा हो जाता हूँ। मेरी हथेलियां पसीने से गीली हैं। रेक्स इशारा करता है कि मोल्ड में खुद खोलो। मैं लेवर को पकड़ता हूँ और पूरी ताकत से खींच देता हूँ। अचानक मोल्ड के अंदर से एक अजीब सी चांदी जैसी चमक बाहर निकलती है। मैं भौएं सिकोड़कर रेक्स की तरफ देखता हूँ। फेल हो गया, जैसे मैंने सोचा था। रेक्स नाक सिकोड़ता है और ब्लेड को बाहर निकालता है। उसकी सतह पर उलझी हुई चांदी रंग की लकीरें फैली हुई हैं। पर्ल ब्लेड के साफ और सुंदर लाल पैटर्न्स जैसी बिल्कुल नहीं। ये किसी फैक्ट्री रिजेक्ट की तरह लग रही थी। वो ब्लेड को लेकर टेस्ट स्टोन के पास जाता है, नया पत्थर लगाता है और पूरी ताकत से ब्लेड नीचे गिराता है। पत्थर पर कोई असर नहीं होता, उल्टा ब्लेड ही तेज क्रैक के साथ 2 टुकड़ों में टूट जाती है। उसका टिप उड़कर पास रखे विशाल मैग्नेट पर जा चिपकता है। साफ करो इसे। रेक्स बिना कोई एक्सप्रेशन दिखाए टूटी हुई ब्लेड मेरी तरफ फेंक देता है। मैं उस ब्रोकन ब्लेड को घूरता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि गलती कहाँ हुई। फोर्ज बहुत ज्यादा गर्म थी। उसने मुझे लगभग जिंदा भून दिया था, इसलिए सेकंड हाफ में मेरी स्ट्रेंथ पूरी तरह टूट गई। नीडिंग भी बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। रेक्स बैठ जाता है और एक एक गलती को डिटेल में समझाता है। मैं सिर्फ सर हिलाता रहता हूँ। ये स्कूल की किसी भी बेकार थ्योरी क्लास से 10,000 गुना ज्यादा यूजफुल था। फिर अचानक एक दर्दनाक सवाल मेरे दिमाग में आता है। रेक्स, इस एक अटेम्प्ट में कितना नुकसान हुआ? रेक्स थोड़ी देर हिसाब लगाता है। लगभग 60,000। इधर उधर हो सकता है। मेरा पेट डूब जाता है। चेहरे का सारा रंग उड़ जाता है। 60,000? मुझे बेच दिया जाए तो भी उसका आधा पैसा नहीं निकलेगा। रेक्स मेरा चेहरा देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। तेरा चेहरा देख। वो घुटने पर हाथ मारता है। मजाक कर रहा था। जब इनफ स्क्रैप जमा हो जाएगा मैं तुझे रिसाइकल करना भी सिखाऊंगा। वैसे अगर तू एक ही अटेम्प्ट में परफेक्ट फोर्ज कर गया तो मेसन को भी तुझे सीनियर कहना पड़ेगा। उसकी हंसी पूरी भी नहीं होती कि ओल्ड फ्लिंट की पाइप सीधा उसके माथे के बीच जाकर लगती है। रेक्स दर्द से चीखता है और सर पकड़ लेता है। बकबक बनकर रेक्स, इस लड़के में मेसन से ज्यादा टैलेंट है। बता इसे कहां से ढूंढ कर लाया? ओल्ड फ्लिंट की आंखें एक पल के लिए तेज तलवार की तरह चमकती हैं, फिर से धुंधली हो जाती हैं। मेसन कहाँ है? मेसन कहाँ गया? रेक्स एक गहरी सांस लेता है और मेरे कंधे पर हाथ रखता है। ओल्ड फ्लिंट का ख्याल रखना, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। मैं सर हिला देता हूँ। रेक्स बोलने वाला आदमी है, लेकिन फिर भी जाने से पहले 10 मिनट और लेक्चर देता है। आखिरकार वो चला जाता है। दुकान में सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ फोर्ज की क्रैकल क्रैकल आवाज सुनाई देती है। मैं एक ग्लास पानी भरकर ओल्ड फ्लिंट के पास जाता हूँ। पानी? ओल्ड फ्लिंट? वो मुझे इग्नोर करता है। सर झुकाए पाइप पीता रहता है।
फिर अचानक सर उठाता है। उसकी नजर नंगी तलवार की धार की तरह तेज हो जाती है। कप नीचे रख दे, वो काफी दूर चला गया है। मैं एक पल के लिए जम जाता हूँ। तुम, ओल्ड फ्लिंट ठंडी सांस छोड़ता है। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पता है मेसन के साथ कुछ हुआ है। रेक्स इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, लेकिन मुझे डर है कि वो भी उसी में फंस जाएगा। इसलिए मैं बेवकूफ बनने का नाटक करता हूँ। जब तक उसे लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, वो अपने शेल में सिमटा रहेगा और जान जोखिम में नहीं डालेगा। मैं पूरी तरह हैरान रह जाता हूँ। किसी को बचाने के लिए खुद को बेवकूफ दिखाना, क्या असली सर्वाइवर ऐसे ही होते हैं? ओल्ड फ्लिंट, अगर मैंने रेक्स को सच बता दिया तो? वो सीधा मेरी आंखों में देखता है। आंखों में हल्की सी मुस्कान है। मैं बेबस होकर सर हिला देता हूँ। नहीं बताऊंगा। तो फिर ठीक है। वो धुएं का गोला हवा में उड़ाता है। रेक्स की टीचिंग स्लॉपी है। अगले कुछ दिन मैं तुझे असली फ्लिंट फैमिली नीडिंग मेथड सिखाऊंगा। हमारे खानदान का क्राफ्ट मेरे साथ खत्म नहीं होगा। अगली सुबह ठीक 4 बजे मेरी आंखें स्केड्यूल के मुताबिक खुल जाती हैं, लेकिन ओल्ड फ्लिंट मुझसे पहले से ही जाग रहा होता है। तीसरी मंजिल के वर्कशॉप में मेरा इंतजार कर रहा है। इधर आ, नीड कर। वो मेरी तरफ एक बड़ा बाउल उछालता है। बाउल में असली आटा है, लेकिन उसके अंदर अलग अलग साइज के सैकड़ों आयरन बीट्स मिले हुए हैं। ब्लाइंडफोल्ड पहन। मैं चुपचाप ब्लाइंडफोल्ड पहन लेता हूँ। हर आयरन बीट को अलग महसूस कर और निकाल। जब तू सिर्फ टच से फ्लावर के लम्प्स और आयरन बीट्स में फर्क बता सकेगा, तब समझना ट्रेनिंग शुरू हुई है। मैं बिना कुछ बोले काम पर लग जाता हूँ। डो बहुत भारी है, हर तरफ आयरन बीट्स घुसी हुई हैं। मेरी उंगलियों पर बहुत जोर पड़ रहा है। मैं पूरा फोकस अपनी फिंगर टिप्स पर ले आता हूँ। पूरी सुबह मैं उस डो के साथ जंग लड़ता रहता हूँ। दोपहर में ओल्ड फ्लिंट मुझे असली नॉलेज देना शुरू करता है। क्रिम्सन सर्पेंट स्केल्स, वो धीरे से बोलता है, हाई टेम्परेचर पर हीट रिलीज करती हैं और सेल्फ रिपेयर प्रॉपर्टीज रखती हैं, और इस तरह मेरी असली ब्लैक्समिथ ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन क्रिम्सन सर्पेंट स्केल्स की सेल्फ रिपेयर एबिलिटी को रोकने के लिए पहले उनकी वीक पॉइंट पर वार करना पड़ता है। इस तरह की हर नॉलेज किसी न किसी की जान की कीमत पर मिली है, और मैं उसे पागलों की तरह एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, अपनी पिछली जिंदगी के एग्जाम से भी ज्यादा फोकस के साथ। पता ही नहीं चलता और 22 तारीख की रात आ जाती है। कल 23 तारीख है। मैं डिसाइड करता हूँ कि मीटिंग से पहले पार्क का सर्वे कर लेता हूँ। शैडोरिंग पहनता हूँ और भूत की तरह खिड़की से बाहर निकल जाता हूँ। दरवाजे पर तैनात वेल फॉक्स दुकान के साइन बोर्ड को खाली नजरों से देख रहा है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि मैं उसके पास से निकल भी चुका हूँ। 10 मिनट बाद मैं पार्क पहुंच जाता हूँ। पेड़ों की परछाइयां हवा में हिल रही हैं, और कभी खुला हुआ ये पार्क अब अजीब ठंडी और बेचैन कर देने वाली खामोशी से भरा हुआ है। तभी मुझे महसूस होता है कि कोई मुझे देख रहा है। मैं तुरंत घूमता हूँ। हाथ पहले ही टीयर ड्रॉप की ग्रिप पर जा चुका है। झाड़ियों में से एक चूहा बाहर निकलता है, लेकिन ये आम चूहा नहीं, पूरी बिल्ली जितना बड़ा। उसका शरीर सख्त और कांटेदार बालों से ढका हुआ है। मैं तुरंत स्कैन करता हूँ। स्कैन सक्सेसफुल। एबेरेंट आर्मर्ड वेनम टेल रैट लेवल 5 गिफ्ट डेडली वेनम टेल हार्डन्ड फर। मेरा दिल बैठ जाता है। मैं लेवल 2 हूँ, ये लेवल 5 है, और उसकी पूंछ का जहर जानलेवा है। एक बार चुभा तो गेम ओवर। लेकिन मैं पीछे नहीं हटता। अगर कल ये ऑर्फनेज के बच्चों पर हमला कर दे तो? हाथ में वेपन आते ही मारने की इच्छा फिर से उभर आती है। मैं पूरी ताकत से आगे झपटता हूँ, बिल्कुल एक लेपर्ड की तरह। चूहा बहुत चालाक है। जैसे ही मैं उसकी आंखों को टारगेट करता हूँ, वो तुरंत गोल घूमकर बॉल बन जाता है और इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। टीयर ड्रॉप उसकी पीठ के बालों पर घिस जाता है। चिंगारियां निकलती हैं, बिल्कुल धातु पर धातु रगड़ने की तरह। मैं चूक गया। मैं तुरंत पीछे हटता हूँ। अगले ही पल चूहा पलटवार करता है। उसकी जहरीली पूंछ स्टील विप की तरह हवा चीरकर मेरी तरफ आती है। एक के बाद एक वार मेरे घुटनों को टारगेट करते हैं। मैं लगातार पीछे कूदता रहता हूँ। ठंडा पसीना मेरी गर्दन से बहने लगता है। ये ट्रैक पर दौड़ने से 10,000 गुना मुश्किल है। अचानक मैं रुक जाता हूँ। ब्लेड की ग्रिप बदलता हूँ। पैर जमाकर गहरा स्टांस लेता हूँ। थंडर पाउंड स्टांस। फिर एक बार पूरी ताकत से आगे बढ़ता हूँ। चूहा की पूंछ सांप की तरह एस शेप बनाकर मेरी कलाई की तरफ लपकती है। उसी पल मैं दहाड़ता हूँ और अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे गिरा देता हूँ। मेरी मूवमेंट उसके गार्ड को तोड़ देती है। मेरा बायां हाथ बिजली की तरह आगे निकलता है। मुक्का सीधा उसकी खोपड़ी पर लगता है। इम्पैक्ट से वो एक पल के लिए स्टन हो जाता है, और तब टीयर ड्रॉप सफेद रोशनी की लकीर बनकर उसकी आंख के अंदर घुस जाता है, सीधा वाइटल पॉइंट तक। मरने के बाद भी चूहा अपनी पूंछ से मुझे जहर मारने की कोशिश करता है। मैं साइड स्टेप करता हूँ और पीछे कूद जाता हूँ। उसकी लाश 2 बार फड़कती है, फिर शांत हो जाती है। मैं हाफते हुए खड़ा रहता हूँ। जमीन पर उसके आसपास फैली सुनहरी तरल पदार्थ को देखता हूँ। शुक्र है नाइट वॉकर का स्पीड बूस्ट एक्टिव था, उसने मेरी जान बचा ली। कुछ मिनट बाद 2 औरतें वहां पहुंचती हैं। एक ने हल्की हरी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी है, दूसरी के चेहरे पर बर्फ जैसा सफेद मास्क है। फ्रॉस्ट, तुम्हें लगता है ये इंसान था या वेल फॉक्स? यूनिफॉर्म वाली औरत चूहे की लाश उठाते हुए पूछती है। सफेद कपड़े और आइस मास्क वाली औरत उस दिशा में देखती है जहाँ से मैं गया था। उसकी आवाज ठंडी और साफ है। उम्मीद करती हूँ इंसान हो।